बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डन के चैप्टर नंबर 35 की पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सेवरल टाइप्स ऑफ टी सेल्स एंड डिफरेंट फंक्शंस हमने स्टार्ट करना था, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले उन्होंने बताया कि टी सेल्स की हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स होती हैं: टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स। एक एक को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टी हेल्पर सेल्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि टी हेल्पर सेल्स सबसे न्यूमरस सेल्स होते हैं, यानी कि 3/4 से ज़्यादा टी हेल्पर सेल्स होते हैं। यानी टी सेल्स में 75% से भी ज़्यादा टी हेल्पर सेल्स होते हैं और बाकी दोनों कम होते हैं। टी हेल्पर सेल्स बेसिकली क्या करते हैं? ये प्रोटीन मीडिएटर्स फॉर्म करते हैं, यानी प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फोकाइंस। इन लिम्फोकाइंस का काम, जैसे कि आपको नाम से पता चला टी हेल्पर सेल्स हैं, तो ये हेल्प करते हैं बाकी इम्यून सिस्टम को काम करने में। ठीक हो गया। कुछ लिम्फोकाइंस के उन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं: इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, 5, 6 और इंटरफेरॉन गैमा और ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये तो नाम से जाहिर है कि ये ग्रेनुलोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा और मोनोसाइट्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक हो गया। अब हम ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं, हमने देखा कि लिम्फोकाइंस है जो कि इम्यून सिस्टम को हेल्प कर रहे हैं। किस तरह से ये लिम्फोकाइंस इम्यून सिस्टम को हेल्प करेंगे, इसको स्टडी करने लगे हैं। पहले आता है स्पेसिफिक रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइंस की अहमियत बताने के लिए उन्होंने पहले एक बात की है कि हमें पता है कि जो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये टी हेल्पर सेल्स के ऊपर लगता है और टी हेल्पर सेल्स को तबाह करता है। और जब टी हेल्पर सेल्स तबाह हो जाते हैं तो हम कहते हैं इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स हो जाता है। क्यों? सिर्फ टी हेल्पर सेल्स के तबाह होने से। तो यानी कि लिम्फोकाइंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर लिम्फोकाइंस नहीं प्रोड्यूस हो रहे, अगर टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। क्या क्या करते हैं टी हेल्पर सेल्स? सबसे पहले जो हमने पढ़ा, टी सेल्स की 3 टाइप्स हैं: टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स। टी हेल्पर सेल्स बाकी दोनों टाइप्स की प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और अगर टी हेल्पर सेल्स नहीं होंगे तो साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल्स भी नहीं बन सकेंगे, या उनकी प्रोडक्शन भी बहुत थोड़ी रह जाएगी। ख़ास तौर पे जो इंटरल्यूकिन 2 है, ठीक, एक लिम्फोकाइन इंटरल्यूकिन 2, इसका खास रोल है टी हेल्पर सेल्स की साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स की प्रोडक्शन में। अच्छा, उसके अलावा टी हेल्पर सेल्स ना सिर्फ टी सेल्स की दूसरी टाइप्स को प्रमोट करते हैं, बल्कि बीटा सेल्स की भी एक्शन को प्रमोट करते हैं। आपको याद होगा, बीटा सेल्स ग्रो करते हैं और डिफ्रेंशिएट करके फाइनली प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करते हैं, और वो प्लाज्मा सेल्स फिर एंटीबॉडीज फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो बीटा सेल्स डिफ्रेंशिएट हो है ना, इस डिफ्रेंशिएशन को भी आपके ये लिम्फोकाइंस बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। यानी अगर लिम्फोकाइंस नहीं होंगे तो बी सेल्स भी एंटीबॉडी सही से प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। खास तौर पे इंटरल्यूकिन 4, 5, 6 ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखते हैं बी सेल्स की डिफ्रेंशिएशन पे, इसलिए इनका तो नाम ही खास तौर पे बी सेल स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स रख दिया है, या उसको आप बी सेल ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो इंटरल्यूकिन्स, 3 इंटरल्यूकिन्स का नाम है, ये वाले लिम्फोकाइंस बी सेल के लिए इतना रोल रखते हैं। उसके अलावा ना सिर्फ टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और टी सेल्स की दूसरी टाइप्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, बल्कि मैक्रोफेज सिस्टम को भी हेल्प कर रहे हैं। किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? 2 तरीकों से। पहला तो जो मैक्रोफेज सही जगह पे आ चुका है, यानी जहाँ पे एंटीजन है वहाँ पे आ चुका है, उसको कोई और जाना नहीं देंगे। ये जो लिम्फोकाइंस होंगे ये कहेंगे भाईजान आप यहीं पे रहो। दूसरा, जो मैक्रोफेज आ गए हुए हैं उनको कहेंगे भाईजान ना सिर्फ यहीं पे रहो, बल्कि तेजी से फैगोसाइटोसिस भी करो, तेज तेज काम भी करो। ठीक है। इसके अलावा टी हेल्पर सेल्स जो लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, ये लिम्फोकाइंस मजीद टी हेल्पर सेल्स की भी प्रोडक्शन करवाते हैं। यानी एक पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है कि टी हेल्पर सेल्स लिम्फोकाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं और लिम्फोकाइन मजीद टी हेल्पर सेल्स को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये देखें, ये टी हेल्पर सेल्स है और ये टी हेल्पर सेल्स ने लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस किया। ये लिम्फोकाइंस जो है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, सप्रेसर टी सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो बीटा सेल्स की डिफ्रेंशिएशन हो रही थी जाके, इसको भी हेल्प कर रहे हैं, इसकी भी मदद कर रहे हैं, और लिम्फोकाइंस मजीद टी हेल्पर सेल्स की भी प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हमने डिस्कस कर लिया टी हेल्पर सेल्स के सारे रोल्स को। उसके बाद आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिनको हम किलर सेल्स भी कहते हैं। इनका काम होता है बेसिकली किसी भी एंटीजन को किल करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, या कई दफ़ा एबनॉर्मल कंडीशन में ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी किल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई ट्रांसप्लांट हुआ ऑर्गन, तो उस ऑर्गन के भी टिश्यूज़ को, उस ऑर्गन के भी सेल्स को किल करना इन्हीं का काम होता है। किनका? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का। इतने कत्ल करने की वजह से हम इनको किलर सेल्स भी कहते हैं। ये काम किस तरह से करते हैं? ये देखो, बेसिकली ये ना
बाइंड कर जाते हैं एंटीजन पे और परफोरेंस को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट करते हैं? परफोरेंस। परफोरेंस होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स हैं, यानी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीजन की मेम्ब्रेन में सुराख कर देती हैं, उनकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती हैं। जब मेम्ब्रेन में सुराख कर देती हैं तो फिर जाहिर बात है सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या जो किलिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो एंटीजन में एंटर होते हैं और एंटीजन को किल कर देते हैं। ठीक, एक तो काम क्या किया साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ने, सुराख कर दी मेम्ब्रेन में। दूसरा, ये सुराख करने के अलावा डायरेक्टली भी सब्सटेंसेस को इंजेक्ट कर देते हैं उसके अंदर, एंटीजन के अंदर। ये आप देख रहे हैं ना, इन्होंने पोर्स भी फॉर्म करवाए, उसके अलावा डायरेक्टली भी अपने जो जहर है, मतलब एंटीजन्स के लिए जहर है, उसको एंटीजन्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया। और जो बड़े मज़े की बात है इन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वो ये कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक एंटीजन पे लगते हैं, उस एंटीजन को किल करने के बाद ये नहीं कि बस खुद भी मर जाते हैं, या ये नहीं कि बस एक ही एंटीजन के खिलाफ काम करना था, वो फिर डिसोसिएट हो जाते हैं और किसी और एंटीजन को पकड़ लेते हैं, यानी लगे रहते हैं, जस्तजू करते रहते हैं ये। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया कि ये देन मूव फॉरवर्ड टू किल मोर सेल्स, और कई दफ़ा तो कई महीनों तक टिश्यू में रहते हैं और मुख्तलिफ सेल्स को किल करते चले जाते हैं। तो इतने ही ज़बरदस्त इनका रोल है। और यहाँ पर इसी तरह बताया कि ये वायरसेस के लिए, बहुत तरह के वायरसेस के लिए बहुत लीथल होते हैं। इसी तरह से कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने में इनका रोल होता है। और अगर हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ है और इनको सही से सुस्त नहीं किया हुआ तो हार्ट नया किसी और इंसान का हार्ट आएगा तो उन हार्ट के खिलाफ भी ये काम करेंगे। तो ये बेसिकली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को पढ़ लिए। ठीक है, तीसरे टाइप ऑफ टी सेल्स है सप्रेसर टी सेल्स। अब देखें, हमने पढ़ा कि जो हेल्पर टी सेल्स थे वो तो काम करते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है। इसी तरह साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी काम करते ही रहते हैं। तो भाई डर ये है कि कहीं ये ना एंटीजन को मारने के बाद ये इम्यूनिटी अपनी बॉडी के खिलाफ भी चल पड़े, अपनी बॉडी को भी मारना शुरू कर दें। तो ये सप्रेसर टी सेल्स जो होते हैं ये एक तरह से रेगुलेट करते हैं, ये कहते हैं बस अब और काम नहीं करना, इनके एक्शन को जब जरूरत हो तब सप्रेस करते हैं। आप इनको रेगुलेटर टी सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म यूज़ कीजिए इम्यून टॉलरेंस। इम्यून टॉलरेंस का बेसिकली क्या मतलब है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो कम से कम आपकी अपनी बॉडी को टॉलरेट कर ले, तो इसको हम कहते हैं कि इम्यून टॉलरेंस डेवलप हो गई है। वैसे तो उसने किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करना, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आएगा तो उसको ये किल कर देगा, तो कहीं अपनी बॉडी को भी ना किल कर दे, तो हम इसको कहते हैं भाई अपनी बॉडी को कम से कम टॉलरेट कर लिया करो, बर्दाश्त कर लो, ये अपनी बॉडी है। ठीक, अब ये जो इम्यून टॉलरेंस है ये डेवलप बेसिकली कैसे हो रही होती है, इसमें जो सबसे अहम रोल है वो टी सेल्स और बी सेल्स की प्री प्रोसेसिंग का है। जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि टी सेल्स और बी सेल्स की एक ट्रेनिंग होती है, जिस तरह आर्मी में भर्ती होने के बाद वहाँ पीएमए में ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो इन ट्रेनिंग के अंदर आपको याद होगा सेल्फ एंटीजेंस दिए गए थे टी सेल्स को, और हमने चेक किया था कि कहीं इनके खिलाफ तो नहीं काम करते, और जो अपनी बॉडी के खिलाफ टी सेल्स काम करते हैं उनको हमने बाहर कर दिया था, उनको हमने फंक्शन से निकाल दिया था। तो यही वो बता रहे हैं कि बोन मैरो में बी सेल्स की और थाइमस के अंदर टी सेल्स की जो प्री प्रोसेसिंग होती है ना, ये ख़ास तौर पे इम्यून टॉलरेंस में रोल प्ले कर रही होती है, यानी इनकी वजह से बॉडी अपने सेल्स के खिलाफ काम नहीं करती। हमें कैसे पता चला इस बात का? तो हमने एक चीज़ तजर्बा किया कि जिस वक्त बेबी के अंदर बिफोर बर्थ ये प्री प्रोसेसिंग हो रही थी, हमने ना कुछ एंटीजेंस इंजेक्ट कर दिए। ठीक है, नतीजा ये हुआ कि तब तो अभी ट्रेनिंग हो रही थी ना, जाहिर सी बात है, तो उन एंटीजेंस के खिलाफ जिन टी सेल्स ने काम किया उनको बॉडी निकालती गई। तो हमने देखा कि उन एंटीजेंस के खिलाफ टी सेल्स आपके इम्यून सिस्टम में आए ही नहीं। ठीक है, तो जिस तरह से जिन टी सेल्स ने बॉडी के खिलाफ काम किया था वो निकल गए, उसी तरह से जिन टी सेल्स ने इस एंटीजन के खिलाफ काम किया वो भी निकल गए। तो हमने हिसाब लगाया, इसका मतलब है कि प्री प्रोसेसिंग के दौरान जो टी सेल्स रिएक्ट कर जाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। गुड हो गया। उसके बाद आता है ये जो इम्यून टॉलरेंस थी, ये जो बॉडी अपने खिलाफ काम नहीं करती थी, अगर ये टॉलरेंस ख़त्म हो गई या कम हो गई, यानी अगर इम्यून सिस्टम इतना जज्बाती हो गया कि उसने अपनी बॉडी को भी टॉलरेट ना किया, बॉडी की नॉर्मल चीज़ों को भी ख़त्म करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा? तो वो हम स्टडी कर रहे हैं फेलियर ऑफ टॉलरेंस मैकेनिज्म कॉजेज ऑटो इम्यून डिजीजेज। ऑटो इम्यून डिजीज के मतलब कि इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी बॉडी को ही ख़राब करना शुरू हो गया है। ठीक, तो कुछ उसकी एग्जांपल्स यहाँ पर उन्होंने दी हैं। एक रियोमेटिक फीवर है, इसमें ख़ास तौर पे जो हार्ट के वैल्व्स हैं उनको बॉडी ख़राब करना शुरू कर देती है। दूसरा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें अपना इम्यून सिस्टम ग्लोमेरुलाई को ख़राब करना शुरू कर देता है। तीसरा मायस्थीनिया ग्रेविस है, इसके अंदर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स प्रोटीन्स जो होती हैं उनको बॉडी डैमेज करना शुरू कर देती है। और चौथा आपके पास सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है। तो ये मुख्तलिफ आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज़ के नाम थे और बेसिक सी 2-4 लाइनों की उनकी इन्फॉर्मेशन थी कि इनमें क्या होता है। उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन बाय इंजेक्टिंग ऑफ एंटीजेंस।
इंजेक्शन ऑफ एंटीजन। ये तो यानी सीधी सी बात है, वैक्सीनेशन का जिक्र कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में आपको पता है कि हम एक एंटीजन जो उन्होंने बताया डेड एंटी ऑर्गेनिज्म, या आपको पता है एटेन्यूएटेड यानी बहुत वीक ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में डिजीज़ ना कॉज कर सके, अलबत्ता उसके खिलाफ एंटीजन बन सकें, ताकि अगर दोबारा कोई वही बैक्टीरिया या वही ऑर्गेनिज्म कोई बड़ी स्ट्रॉन्गर फॉर्म में है। अभी तो हमने डेड या एटेन्यूएटेड यानी वीकन डाला था ना, हमने बड़ा वीक सा बैक्टीरिया डाला था, लेकिन उस बैक्टीरिया से बॉडी इतनी तैयार हो जाती है, होशियार हो जाती है कि आइंदा अगर वो बैक्टीरिया पूरी अपनी ताकत के साथ भी आया तो बॉडी इसके खिलाफ काम कर सकती है। हम पहले पढ़ चुके हैं, बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन चुके होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, ये जो हमने किया ना इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन, जिसमें हमने वीक जर्म्स या डेड जर्म्स को एंटर किया था बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब छोटा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। पैसिव इम्यूनिटी एक तरह की टेम्पररी इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में तो ये हुआ था ना, बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन गए थे कि अगर कभी भी दोबारा बैक्टीरिया आएगा तो बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट कर जाएगी। पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता। पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, जिस वक्त इंसान एक जंग लड़ रहा है, उसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं और बाहर से कोई ना कोई एंटीजन आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर बाहर से एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट कर देते हैं। हम ये नहीं करते कि जनाब टी से ज़्यादा प्रोड्यूस हो या क्या चक्कर है, हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट कर देते हैं। कैसे इंजेक्ट करेंगे, या तो कोई और इंसान हो जिसके अंदर जो पहले ही उस डिजीज़ से ठीक हो चुका हुआ हो, उसके अंदर उस चीज़ की एंटीबॉडीज़ हों, तो हम उसमें से एंटीबॉडीज़ निकाल के इस बंदे में जिसके अंदर डिजीज़ अभी चल रही है उसके अंदर हम ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे एंटीबॉडीज़ को, या डायरेक्टली टी लिम्फोसाइट्स को ही ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे कि जाओ भाई जाके काम फड़काओ, क्योंकि टी लिम्फोसाइट आपको पता है ना डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। तो ये टेम्प्रेरी होता है, कुछ अरसे बाद उनका असर ख़त्म हो जाता है। इसमें ऐसा कोई मेमोरी सेल्स वाला काम नहीं हम कर रहे होते, अलबत्ता इस डिज़ीज़ को उस वक्त उस लम्हे में ठीक कर लिया जाता है। एक और चीज़ देखें, जो एक्टिव इम्यूनिटी थी जिसमें इम्यूनाइजेशन थी, ये एहतियाती तदबीर थी कि यार आने वाले वक्त में कभी डिजीज़ हो ना जाए। और जो पैसिव इम्यूनिटी है, ये तब है जब इंसान को अंदर एंटीजन एंटर हो चुके हुए हैं, अब हम इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर से कोई एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं या कोई इस तरह से डाल रहे हैं कि यार इस वक्त बंदा बच जाए सही। ठीक हो गया। उसके बाद आता है एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। ये बेसिकली एक्टिवेटेड टी सेल्स या आपके इम्यून सिस्टम का ये एक इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी है। जिस तरह से मैंने आपको ये ऑटो इम्यून डिजीज़ थी या इम्यून टॉलरेंस कम होनी थी, ये एग्जैक्टली वो चीज़ तो नहीं है, थोड़ी सी फ़र्क चीज़ है। इम्यून टॉलरेंस ख़त्म होने में क्या आता है कि बॉडी अपनी नॉर्मल चीज़ों के खिलाफ ही काम करना शुरू हो गई थी। तो बेसिकली इम्यून टॉलरेंस कम में क्या होता है, बॉडी अपने खिलाफ ही काम कर जाती है। ठीक है, नॉर्मल सेल्स के खिलाफ काम कर जाती है। जबकि एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, एक चीज़ बॉडी के लिए इतनी नुकसानदेह नहीं थी, बॉडी गुस्सा ही कर गई, ज़्यादा काम कर गई उसके खिलाफ। ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ इंसान के अंदर एंटर हुई जिसके खिलाफ थोड़ा सा एक्शन बनता था, बॉडी ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर दिया, तो उसको हम कहेंगे एलर्जी। अब उसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर हम पॉइजन आईवी को इंजेक्ट कर रहे होते हैं किसी इंसान के अंदर, तो उससे क्या होता है कि ज़ाहिर बात है हेल्पर टी सेल्स, हेरोटॉक्सिक टी सेल्स बन रहे होते हैं पॉइजन आईवी के खिलाफ। वेयर एज पॉइजन आईवी इतनी हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, लेकिन उसकी वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रही होती है, जिन टॉक्सिन्स के खिलाफ हमारी बॉडी अपने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स को फॉर्म करती है। जब अब पॉइजन आईवी तो कोई ऐसा नुकसान पहुंचा नहीं रही, लेकिन इतनी सारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो बन चुके हैं, हेल्पर टी सेल्स जो बन चुके हैं, वो बॉडी के अपने टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, एज वेल एज एक्सटेंसिव इन्वेजन ऑफ द टिश्यूज बाय द मैक्रोफेजेस अलॉन्ग विद सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स। क्योंकि इम्यून सिस्टम ने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर ले, टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस किए हैं, मैक्रोफेजेस को मतलब बताया कि यार हमारे पास कोई टॉक्सिन्स आ रहे हैं, कोई मसला हो रहा है, कोई पॉइजन आईवी आया है। हालांकि पॉइजन आईवी ऐसी कोई मसले वाली चीज़ ही नहीं थी, लेकिन उसने अपने जो प्रोड्यूस कर दिए, ये जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए हैं पॉइजन आईवी ने, उसकी वजह से बॉडी के अंदर बड़े मसले मसाइल बन गए। बॉडी ज़्यादा ही कोई तैयार हो गई और कुछ अपने सेल्स को उसके बदले में फिर बॉडी ने डैमेज कर दिया। ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीका है कि नॉर्मली पॉइजन आईवी किसी के अंदर भी इंजेक्ट करोगे तो ऐसा होगा ही होगा। कुछ लोगों के अंदर अब ये जो आ रही है ना एलर्जी एसोसिएटेड विद एक्सेस एजीई एंटीबॉडीज़, कुछ लोगों के अंदर असल में एजीई एंटीबॉडीज़ कुछ ज़्यादा ही होती हैं। ये एक थोड़ी ये एलर्जी है, ये एलर्जिक टेंडेंसी ज़्यादा होना है। ठीक है, यानी पॉइजन आईवी वाली जो एग्जांपल थी वो तो नॉर्मल थी, हर इंसान में ऐसा होगा, होना नहीं चाहिए ऑल दो, लेकिन क्या करें, बस पॉइजन आईवी है, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है तो ऐसा होगा। ठीक, अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही एलर्जिक हैं कुछ लोग, तो उसकी क्या वजह है। सम पीपल हैव एन एलर्जिक टेंडेंसी, देयर एलर्जीज आर कॉल्ड एटोपिक एलर्जीज बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय नॉन ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेज ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक हो गया, एटोपिक एलर्जी क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है। अब होता क्या है, कोई एंटीजन एंटर हो जाता है और इंसान के अंदर एक्सेसिव एजीई एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं।
ठीक है। तो ये AGE एंटीबॉडीज जज्बाती हो जाती हैं, उसके खिलाफ ज़्यादा एक्शन शुरू कर देती हैं और एज अ रिजल्ट ये फिर अच्छा ये जो AGE एंटीबॉडीज होती है ना, ये मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स के साथ भी एक खास इनका लगाव होता है। ये जब AGE एक्शन में आती है, AGE शायद मैं कह जा रहा हूँ, IgE है, इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडी है, ठीक है। ये जब IgE एक्शन में आती है तो एज अ रिजल्ट मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स भी रप्चर होते हैं। जब मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स रप्चर होते हैं तो उनके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स थे, जो उनके अंदर मौजूद केमिकल्स थे, सब्सटेंसेस थे, सिक्रीशंस थी, वो सारी बाहर निकल जाएंगी, जिनमें हिस्टामीन्स, प्रोटीएजेस, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, ये सारे उन्होंने नाम बताए हुए हैं कि ये हेपारिन, ठीक है, ये सारा कुछ रिलीज हो जाएगा। जब ये सारा कुछ रिलीज होगा तो ये आपकी वो जो चीज़ें थी ना इन्फ्लेमेशन वाली, मोर और लेस वो चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। डायलेशन ऑफ द लोकल वेसल्स जो इन्फ्लेमेशन में हुआ था, अट्रैक्शन ऑफ इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स टू द रिएक्टिव साइट, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज जो इन्फ्लेमेशन में भी हुआ था। इसी तरह से आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लोकल स्मूथ मसल्स, तो ये आगे एक एलर्जी फॉर्म होना शुरू हो गई, ठीक है। अब इन एलर्जिक रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स हैं कि वो लोग जिनके अंदर कुछ ज़्यादा ये एबनॉर्मेलिटी है एलर्जी की, वो ज़्यादा एलर्जी हो रही है, उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस किस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले उन्होंने बताया एनाफाइलैक्सिस। इसमें बेसिकली ब्लड के अंदर एक एलर्जन को इंजेक्ट करते हैं और इस एलर्जन के इंजेक्ट करने से इतनी एलर्जी हो जाती है, इतना जो रिएक्शन होता है ना उसके खिलाफ, उसको हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। और अल्टीमेटली इट लीड्स टू सर्कुलेटरी शॉक, कि जारी बात है वो ऐसे रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कैपिलरीज की और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, तो सर्कुलेटरी शॉक रिजल्ट होता है और इट कैन लीड टू डेथ अल्टीमेटली, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स के साथ। अच्छा, इसके बाद कंडीशन है यूटिकेरिया। यूटिकेरिया बेसिकली क्या होता है कि किसी भी स्किन एरिया, ये बेसिकली स्किन से रिलेटेड है। पहली बात तो ये हो गई, पहले एनाफाइलैक्सिस जो था वो ब्लड से रिलेटेड था, ये स्किन से रिलेटेड है। स्किन के ऊपर कोई ऐसा इशू हुआ तो हिस्टामीन्स लोकली बहुत रिलीज हो जाते हैं। हिस्टामीन्स क्या काम करते हैं, एक तो वेज़ोडाइलेशन करवा देते हैं, वहाँ पे लोकल ब्लड वेसल्स की वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं जिसकी वजह से रेड फ्लेयर होता है, हमको तो जगह लाल हो गई है, ठीक हो गया। दूसरा, इंक्रीज लोकल परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज होती है जिसकी वजह से उस जगह से स्किन स्वेल कर जाती है, ठीक हो गया। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। अब इन ऐसी स्वेलिंग्स को हम क्या कहते हैं, हाइव्स। स्वेलिंग्स का क्या पर्टिकुलर नाम है जी, हाइव्स। अच्छा, इन स्वेलिंग्स को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है कि हम पहले से एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो हैं वो बंदे के अंदर इंजेक्ट कर दें, एडमिनिस्टर कर दें, ताकि ये सारा जो सिलसिला एलर्जी का ये ना हो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास तीसरे नंबर पे हे फीवर। अब ये किससे रिलेटेड है, ये नोज से रिलेटेड है कि अगर नोज के अंदर कोई ऐसे एलर्जी हो जाती है तो ये भी कर हिस्टामीन्स ही रहे हैं। यूट्रिकेरिया भी हिस्टामीन्स कर रहे थे लेकिन स्किन पे, ये भी हिस्टामीन्स ही कर रहे हैं लेकिन कहाँ पे, नोज से रिलेटेड है। नोज के अंदर ऐसे ही हो जाएगा कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, यानी वैस्कुलर डायलेशन हो जाएगी, कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये जो नेजल लाइनिंग्स हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और डीपर नेजल टिश्यूज हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं, इसको भी, और नेजल लाइनिंग जो है वो स्वेल कर जाएंगी और ज़्यादा सिक्रीशन करना शुरू कर देंगी। तो ये इश्यूज हो गए हे फीवर के अंदर। इसको भी ट्रीट हम एंटी हिस्टामिन ड्रग की वजह से कर सकते हैं। जिस तरह हमने इसको एंटी हिस्टामिन ड्रग से किया था, इसको भी एंटी हिस्टामिन ड्रग से करते हैं क्योंकि दोनों कॉज भी हिस्टामिन की वजह से हो रहे हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आता है एस्थमा, ठीक है। एस्थमा में भी ऐसे ही होता है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर एलर्जी हो जाती है, कि जिस तरह स्मोक पार्टिकल्स हैं या पोलन है, ये आम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसके खिलाफ मतलब इनको फेस कर रहा होता है। लेकिन जिनको एस्थमा होता है, जब उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा कोई भी एंटीजन जाता है तो वो उसको पता नहीं हवाई बना लेते हैं, वो इसके खिलाफ ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं और स्पैज्म ऑफ द ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन होना शुरू हो जाती हैं, हत्ता कि सांस लेने में मुश्किल आना शुरू हो जाती है क्योंकि उनके एंटर होने से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है। अच्छा, इन एस्थमिक रिएक्शंस में जो मेजर रोल है वो हिस्टामिन का नहीं है, इसलिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यहाँ पे कोई खास बहुत बड़ा किरदार नहीं अदा करेंगे क्योंकि इसमें मेजर हिस्टामिन नहीं काम कर रही, वैसे एलर्जी हो रही है। तो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।